अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एमडी कैट पास पेपर सीरीज़ में खुश आमदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर है एंजाइम्स। देखते हैं कि इस चैप्टर में से पास पेपर में किस किस तरह के एमसीक्यूज आते रहे। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट एमसीक्यू एमडी कैट 2019 के पेपर में से लिया गया है। द स्टेटमेंट इज दिस फिगर रिप्रेजेंट्स विच टाइप ऑफ इनहिबिटर, यानी ये वाली फिगर में जो इनहिबिटर दिखाया गया है ये इनहिबिटर किस टाइप का है। अल्फा नॉन कंपेटिटिव, बीटा इरिवर्सिबल, चार्ली कंपेटिटिव एंड डेल्टा आइसोस्टेरिक। डियर स्टूडेंट्स, अगर इस डायग्राम को गौर से देखें तो दिस वन इज एंजाइम, ये एंजाइम है और आपको इल्म है कि एंजाइम की वो साइट जहां पर आकर सबस्ट्रेट अटैच होता है दैट इज नोन एज एक्टिव साइट। और कंपेटिटिव इनहिबिटर में सबस्ट्रेट और इनहिबिटर आपस में compete करते हैं एक्टिव साइट पर अटैच होने के लिए। वो इनहिबिटर जो एक्टिव साइट के अलावा किसी और जगह पर एंजाइम के साथ अटैच हो, दैट इनहिबिटर इज नोन एज नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर। ये इनहिबिटर एक्टिव साइट पर अटैच नहीं हो रहा बल्कि एक्टिव साइट के अलावा किसी और जगह पर अटैच हो रहा है। सो दिस इनहिबिटर इज नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर। तो अल्फा इज राइट ऑप्शन। तो ये भी डी स्टूडेंट्स अच्छे से नोट कर लो, ये इनहिबिटर जिस साइट पर यानी अदर देन एक्टिव साइट पर अटैच हो रहा है उस साइट को कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। सो नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर अटैच एलोस्टेरिक साइट। नेक्स्ट एमसीक्यूज भी एमडी कैट पेपर 2019 में से लिया गया है। एन एंजाइम रिक्वायर्ड मैग्नीशियम आयन टू कैटालाइज द सबस्ट्रेट। The magnesium ion is best identified as prosthetic group, activator, coenzyme and inhibitor। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि एंजाइम्स को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए नॉन प्रोटीन पार्ट की ज़रूरत होती है एंड दैट नॉन प्रोटीन पार्ट इज़ नोन एज कोफैक्टर। कोफैक्टर को क्लासीफाई किया गया है केमिकल नेचर की बुनियाद पर। वो कुछ कोफैक्टर इनऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, बाकी ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर को जो डिटैचेबल होते हैं, लूजली अटैच होते हैं, उन्हें एक्टिवेटर कहा जाता है। तो आपने कोफैक्टर की एक टाइप याद रखनी है, एक्टिवेटर। ये इनऑर्गेनिक होते हैं और डिटैचेबल होते हैं। ऑर्गेनिक कोफैक्टर को फर्दर क्लासीफाई किया गया है ऑन द टाइप ऑफ अटैचमेंट। वो जो लूजली अटैच होते हैं यानी जिनको डिटैच किया जा सकता है, दोज आर कोएंजाइम, ये दूसरी टाइप है। और वो जो कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं जिनको डिटैच नहीं किया जा सकता, अनडिटैचेबल होते हैं, दोज आर प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो ये तीन टाइप्स आपने याद रखनी है कोफैक्टर की, एक्टिवेटेड, कोएंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप। यहाँ पे उन्होंने मैग्नीशियम के बारे में पूछा तो आपको इल्म है कि मैग्नीशियम इनऑर्गेनिक इन नेचर है और डिटैचेबल होता है। सो हेयर मैग्नीशियम इज एन एक्टिवेटर। सो बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अगर वो साइटोक्रोम की बात करता तो प्रोस्थेटिक ग्रुप, अगर वो NAD+ की बात करता तो कोएंजाइम। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कोफैक्टर की टाइप्स अच्छे से नोट कर लें, वो किसी भी एंगल से एमसीक्यू पूछे तो आप आसानी से उसको अटैम्प्ट कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, ये वाला एमसीक्यू 2019 के पेपर में से लिया गया है। विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज मोस्टली अफेक्टेड इन एन एंजाइम मोलेक्यूल व्हेन देयर आर pH फ्लक्चुएशंस, कि जब pH में बड़े पैमाने पर तब्दीली होगी तो उस वक्त एंजाइम के अंदर कौन सा बॉन्ड सबसे ज़्यादा मुतासिर होगा। अल्फा आयोनिक बॉन्ड, बीटा डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, चार्ली हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड डेल्टा पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रख लीजिएगा कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर में फ्लक्चुएशंस होती हैं, तो उस वक्त हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है जिसकी वजह से उनकी शेप डी नेचर हो जाती है। अगर pH में फ्लक्चुएशंस हों तो उसके नतीजे में आयनिक बॉन्ड्स अफेक्ट होता है, आयनिक बॉन्ड को मुतासर pH फ्लक्चुएशन करती है। सो अल्फा इज राइट ऑप्शन। तो अच्छे से नोट कर लो कि pH में फ्लक्चुएशंस होंगी तो आयनिक बॉन्ड मुतासर होगा और अगर टेम्परेचर में फ्लक्चुएशंस होंगी तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स मुतासर होंगे। और अगर टेम्परेचर एक्सट्रीमली हाई चला जाता है तो देन इवन प्राइमरी स्ट्रक्चर भी टूट जाती है, यानी पेप्टाइड बॉन्ड भी टूट जाता है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू इज ऑप्टिमम pH ऑफ एंटीरोकाइनेज इज। एंटीरोकाइनेज की ऑप्टिमम pH कितनी है। अब उन्होंने नीचे फिगर नहीं दिया हुआ कि 5 है, 6 है, 7 है, बल्कि उन्होंने क्या बताया हुआ है, स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली बेसिक, हाईली एसिडिक, हाईली बेसिक। इसमें होता यूँ है कि अमूमन बच्चे सिर्फ फिगर रट के चले जाते हैं लेकिन यहाँ आकर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिएगा कि एंटीरोकाइनेज की ऑप्टिमम pH है 5.50। तो आपको इल्म है कि जैसे ही pH 7 से नीचे आए तो वो एसिडिक होती चली जाती है। तो इसका मतलब ये है कि अभी ये 7 से थोड़ा सा नीचे है तो इट इज स्लाइटली एसिडिक। सो अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। द ऑप्टिमम pH ऑफ एंटीरोकाइनेज इज स्लाइटली एसिडिक। डियर स्टूडेंट्स, अगर वो यहाँ पर पेप्सिन के बारे में पूछता
तो फिर आपका आंसर क्या होना चाहिए था? तो आपको इल्म है कि पेप्सिन की pH 2 होती है और 2 7 से बहुत नीचे है, सो डैट वुड बी हाईली एसिडिक। तो याद रख लीजिएगा कि एंटीरोकाइनेज की ऑप्टिमम पीएच स्लाइटली एसिडिक है और पेप्सिन की ऑप्टिमम पीएच हाईली एसिडिक है। इसी तरीके से अगर वो कैटालेज के बारे में पूछ लेता तो उसकी 7.6 है, तो डैट वुड बी स्लाइटली बेसिक। तो इस एतबार से आपने डिफरेंट एमसीक्यूज को देखना है। एंटीरोकाइनेज की ऑप्टिमम पीएच 5.50 है, सो इट इज स्लाइटली एसिडिक। अल्फा ऑप्शन इज मोस्ट सूटेबल आंसर। Dear students, next MCQ is non-protein part which is organic in nature and detachable is alpha prosthetic group, beta activator, Charlie coenzyme and delta holoenzyme. Dear student, इसमें कीवर्ड देखिएगा, नॉन प्रोटीन पार्ट यानी कि कोफैक्टर है, ऑर्गेनिक इन नेचर है और डिटैचेबल है। तो आप इस फ्लोशीट डायग्राम में देखिएगा कि वो कोफैक्टर जो कि ऑर्गेनिक इन नेचर है और डिटैचेबल है, दैट इज कोएंजाइम। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था डियर स्टूडेंट्स, कोफैक्टर इन ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दो क्लासेस में क्लासिफाई किए गए हैं और ऑर्गेनिक को फर्दर क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट। वो ऑर्गेनिक कोफैक्टर जो डिटैचेबल होते हैं यानी लूजली अटैच होते हैं उन्हें कोएंजाइम कहते हैं। सो हेयर चार्ली ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। Coenzymes are organic cofactor and detachable in nature. Next MCQ is optimum pH value for pancreatic lipase is alpha 7.6, beta 4.5, चार्ली 9.7 एंड डेल्टा 9। तो डी स्टूडेंट्स हमें इल्म है कि पैंक्रियाटिक लाइपेज की पीएच वैल्यू 9 है, सो डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आपको बाकी पीएच का भी पता होना चाहिए। 7.6 कैटालेज की ऑप्टिमम पीएच है, इसी तरह 4.5 सुक्रेज की ऑप्टिमम पीएच है और इसी तरह 9.7 आर्जिनेज की ऑप्टिमम पीएच है। तो ये टेबल दिया गया आपकी किताब के अंदर, उसको अच्छे से याद रख लीजिए। वो जिस भी एंगल से क्वेश्चन पूछेंगे आप आसानी के साथ अटैम्प्ट कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये वाला एमसीक्यू ईटीए 2018 के पेपर में से लिया गया है। द मेन डिफरेंस बिटवीन कैटालिस्ट एंड इंजाइम्स इज, इंजाइम्स और कैटालिस्ट के दरमियान मेजर फ़र्क क्या है वो देखते हैं। अल्फा, इंजाइम्स आर शार्प इन एक्शन देन कैटालिस्ट, कैटालिस्ट यूज्ड इन लार्ज अमाउंट देन इंजाइम्स, catalysts are inorganic while enzymes are organic in nature, enzymes need pH while catalysts do not। तो डी स्टूडेंट्स अच्छे से नोट कर लो कि enzymes भी कैटालिस्ट है, मगर इनके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं दे आर बायो कैटालिस्ट। इन्हें बायो कैटालिस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं और दूसरा इंजाइम्स की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंजाइम्स ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं और उनके अलावा जो दीगर जितने भी कैटालिस्ट हैं वो इनऑर्गेनिक होते हैं। तो मेजर डिफरेंस ये है कि कैटालिस्ट आर इनऑर्गेनिक इन नेचर, कैटालिस्ट इनऑर्गेनिक होते हैं, while enzymes are organic in nature। so beta option charlie option is correct option। catalysts are inorganic while enzymes are organic in nature। तो ये मेन फ़र्क याद रख लीजिएगा enzymes और catalyst के दरमियान। डियर स्टूडेंट्स, ये वाला एमसीक्यू एमडी कैट पेपर 2014 में आया हुआ था। अ कोफैक्टर टाइटली बाउंड टू एंजाइम ऑन परमानेंट बेसिस इज कॉल्ड अल्फा एक्टिवेटर, बीटा कोएंजाइम, चार्ली प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड डेल्टा एपोएंजाइम। तो डियर स्टूडेंट्स आपको अच्छे से इल्म है कि वो कोफैक्टर जो एंजाइम के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है, टाइटली बाउंड होता है, परमानेंट बेसिस पर, दैट कोफैक्टर इज नोन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो डियर स्टूडेंट्स आखिर में मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखा रहा हूं। इस वीडियो के अंदर कोफैक्टर और इनहिबिटर्स के बारे में बड़ी डिटेल से बात की गई है। इसको अच्छे से सुन लीजिएगा ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में आसानी हो। एंजाइम्स को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट्स की जरूरत होती है। वो नॉन प्रोटीन पार्ट जो एंजाइम्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एसेंशियल होते हैं उन्हें कोफैक्टर बोलते हैं। क्लियर? तो इसकी ये डेफिनेशन अच्छे तरीके से ज़हन में रख लो। इट इज अ नॉन प्रोटीन पार्ट विच इज एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम। कैसे? कोफैक्टर एक्ट्स एज ए ब्रिज बिटवीन एंजाइम एंड इट्स सबस्ट्रेट। ये एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान ब्रिज के तौर पे काम करता है। उसके अलावा कोफैक्टर आल्सो प्रोवाइड्स सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी। तो ये कोफैक्टर के ये 3 पॉइंट्स अच्छे तरीके से ज़हन में रख लो। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए
तो भी आपने इसी तरीके से इसको अटेम्प्ट करना है। अब हम देखते हैं कोफैक्टर्स की टाइप्स कितनी है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोफैक्टर्स। नंबर 1 एक्टिवेटर, नंबर 2 प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड नंबर 3 कोएंजाइम्स। इन 3 टाइप्स को अच्छे तरीके से ध्यान में रख लें। अब हम देखते हैं इन तीनों टाइप्स में फर्क क्या है। अगर कोफैक्टर डिटैचेबल हो और इनऑर्गेनिक इन नेचर हो, ये दो चीजें ध्यान में रख लो, डिटैचेबल हो और इनऑर्गेनिक हो तो उसको एक्टिवेटर बोलेंगे। और इसकी एग्जांपल मेटल आयंस, मैग्नीशियम आयंस, कॉपर आयंस, जिंक आयन, आयरन आयन, ये आपने अच्छे तरीके से इनको ध्यान में रखना, एग्जांपल भी और इसकी फीचर भी। अगर कोफैक्टर एंजाइम के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड हो तो फिर ऐसे कोफैक्टर को प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे। और इसकी एग्जांपल फ्लेवन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और फ्लेवन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ये आपने एग्जांपल भी अच्छे तरीके से जहन में रखनी है। अगर कोफैक्टर एंजाइम के साथ लूजली अटैच हो तो ऐसे कोफैक्टर को कोएंजाइम कहेंगे। और इसकी एग्जांपल विटामिन, ये विटामिन को आपने बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, इसमें से एमसीक्यूज आते हैं। और NAD निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, तो ये तीनों का कंपैरेटिव व्यू आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अगर कोफैक्टर डिटैचेबल और इनऑर्गेनिक है तो एक्टिवेटर, अगर कोफैक्टर एंजाइम के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड है तो प्रोस्थेटिक ग्रुप, अगर कोफैक्टर एंजाइम के साथ लूजली अटैच है तो कोएंजाइम। क्लियर मेरे बेटे? अब अगर आपने इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रख लिया, इस इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स में से जितने भी एमसीक्यूज हैं आप अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकेंगे। क्लियर मेरे बेटे? देखिए जी, द इनऑर्गेनिक एंड डिटैचेबल कोफैक्टर्स 3 मरतबा बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। आपने पीछे देखा कि इनऑर्गेनिक और डिटैचेबल कोफैक्टर को एक्टिवेटर बोलते हैं। आपका ऑप्शन सी दुरुस्त हुआ। अगला एमसीक्यू देखिए जी, गुजरांवाला बोर्ड 2015 में आया है, मेटल आयंस आर रिलेटेड टू, ये भी आपने एक्टिवेटर में देखा, मैग्नीशियम आयंस, कॉपर आयंस, जिंक आयंस। ये कॉपर आयंस, जिंक आयंस, ये क्या है? बेसिकली मेटल आयंस है। तो ये किससे रिलेट कर रहे हैं? एक्टिवेटर से। क्लियर मेरे बेटे? आगे देखें जी, 2 मरतबा बल्कि 3 मरतबा बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है, इफ नॉन प्रोटीन पार्ट यानी कि कोफैक्टर इज लूजली अटैच्ड टू प्रोटीन यानी कि एंजाइम, यानी अगर कोफैक्टर एंजाइम के साथ लूजली अटैच हो तो आपने पीछे देखा उसको कोएंजाइम कहते हैं। ऑप्शन बी दुरुस्त हुआ। आगे देखें जी, ये भी 2 मरतबा बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है, विटामिन्स आर एसेंशियल रॉ मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ, ये भी मैंने आपको बताया कि विटामिन्स कोएंजाइम से रिलेट करते हैं, कोएंजाइम की सिंथेसिस में ये रॉ मटेरियल के तौर पे एक्ट करते हैं। अगला एमसीक्यू देखिए जी, 2 मरतबा बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है, कोएंजाइम्स आर क्लोजली रिलेटेड टू, इनमें से कौन सा है? देखा मैंने बताया था कि विटामिन में से काफी सारे एमसीक्यूज आते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट कोएंजाइम्स आर क्लोजली रिलेटेड टू विटामिन्स। क्लियर मेरे बेटे? देखें जी, 3 मरतबा बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है ये एमसीक्यूज, इफ द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड, यानी अगर कोफैक्टर एंजाइम के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड है तो उसे प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। आगे देखें जी, 3 मरतबा बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है, एन एक्टिवेटेड एंजाइम consisting of a polypeptide chain and a cofactor is called, अब ये थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, इसके लिए आपको पहले ये डायग्राम देखनी पड़ेगी। ये एंजाइम है, ये कोफैक्टर है, यानी कोएंजाइम, कोफैक्टर की टाइप। अब जब तक ये एंजाइम इस कोफैक्टर यानी कोएंजाइम के बगैर है तो ये इनएक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसे प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एक कोफैक्टर की जरूरत है। तो जब तक ये कोफैक्टर इसके साथ अटैच नहीं होता तब तक ये इनएक्टिव है। तो इस इनएक्टिव एंजाइम को अपोएंजाइम बोलते हैं। क्लियर मेरे बेटे? जब ये कोएंजाइम इसके साथ अटैच हो गया,
अब ये प्रॉपर फंक्शन करने के काबिल हो गया, अब ये एक्टिव फॉर्म में आ गया। तो जब कोफैक्टर यानी कोएंजाइम या प्रोस्थेटिक ग्रुप इस एंजाइम के साथ अटैच हो जाते हैं, उस वक्त ये एंजाइम एक्टिव फॉर्म में चला जाता है, यानी उस वक्त ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के काबिल हो जाता है। तो इस एक्टिवेटेड एंजाइम को होलो एंजाइम कहते हैं। तो ये दोनों टाइप से अच्छे तरीके से ध्यान में रख लो, अपो एंजाइम और होलो एंजाइम। इन दोनों का डिफरेंस भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। अगर इनएक्टिव फॉर्म है यानी उसके साथ कोफैक्टर रिमूव किया हुआ है, तो उस इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम को अपो एंजाइम बोलते हैं, और अगर कोफैक्टर अटैच है तो इस एक्टिवेटेड एंजाइम को होलो एंजाइम बोलते हैं। पेप्सिन और पेप्सिनोजेनेस की बेहतरीन एग्जांपल्स है। सो आपके सवाल में वो पूछ रहा है एक्टिवेटेड एंजाइम जो कोफैक्टर एंजाइम्स पर मुश्तमिल है, तो आपने देखा उसे होलो एंजाइम कहते हैं, ऑप्शन सी। अगला एमसीक्यू देखिए जी, डीजी खान बोर्ड 2018 में आया है। एन एंजाइम विद इट्स कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप रिमूव्ड। ये पीछे आपने देखा कि अगर एंजाइम के साथ कोएंजाइम या प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं है, तो इस इनएक्टिव एंजाइम को अपो एंजाइम बोलते हैं, ऑप्शन ए। तो ये अपो एंजाइम और होलो एंजाइम का डिफरेंस आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। क्लियर मेरे बेटे? An enzyme reacts only with its specific substrate. Definitely, enzymes are very specific in their nature. वे हर एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफाइड होता है, वो एक ही सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। तो आपका ऑप्शन सी दुरुस्त हुआ। क्लियर मेरे बेटे? आगे हम देखते हैं जी मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पहला देखेंगे, चार्ज बेयरिंग साइट ऑफ एन एंजाइम एट विच कैटालिटिक एक्टिविटी टेक्स प्लेस इज नोन एज। यानी एंजाइम की वो जगह जहां पर कैटालिटिक एक्टिविटी होती है। कैटालिटिक एक्टिविटी का मतलब है कि जहां पर सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, उस चार्ज बेयरिंग साइट को एक्टिव साइट बोलते हैं। आपका ऑप्शन सी दुरुस्त हुआ। ओके मेरे बेटे, आगे देखें जी, इसी एक्टिव साइट की फर्दर दो साइट्स होती हैं, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखिए। द साइट विच हेल्प्स इन रिकॉग्निशन ऑफ सबस्ट्रेट इज कॉल्ड। ये ज़हन में रहे कि ये जो एक्टिव साइट आपको नजर आ रही है, इस एक्टिव साइट की फर्दर दो साइट्स है आगे। एक को बाइंडिंग साइट बोलते हैं, एक को कैटालिटिक साइट बोलते हैं। सो एक्टिव साइट की वो जगह जो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग और उसकी रिकॉग्निशन में हेल्प करती है, उस साइट को बाइंडिंग साइट कहते हैं। और वो साइट जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है, यानी कैटालिटिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है, उससे कैटालिटिक साइट बोलते हैं। तो एक्टिव साइट्स के दो रीजन्स अच्छे तरीके से ध्यान में रख लो बेटे, मैं दोहरा रहा हूं, बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट, ये दो रीजन है एक्टिव साइट के। बाइंडिंग साइट जो सबस्ट्रेट की रिकॉग्निशन और बाइंडिंग में हेल्प करती है, कैटालिटिक साइट जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में मदद करती है। तो क्वेश्चन है, द साइट विच हेल्प्स इन रिकॉग्निशन ऑफ सबस्ट्रेट, जो सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करती है, प्रॉपर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को, उसे बाइंडिंग साइट बोलते हैं। अगला एमसीक्यू देखिए जी, देखो, द साइट विच ट्रांसफॉर्म्स द सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। वो साइट जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रही है, उसे कैटालिटिक साइट बोलते हैं। यहां पर वो ये भी लिख सकते हैं, द साइट विच इन्वॉल्व्स इन कैटालिटिक एक्टिविटी, तो फिर भी आपका ऑप्शन कैटालिटिक साइट ही दुरुस्त होगा, क्योंकि कैटालिटिक एक्टिविटी से मुराद ही ये है कि वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है। ओके मेरे बेटे, आगे चलते हैं जी। 3 मरतबा बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है ये एमसीक्यू। लॉक एंड की मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय, ये साहब आपको नजर आ रहे हैं, बड़े डिसेंट से हैं, और इनका नाम है एमएल फिशर। आपका ऑप्शन डी दुरुस्त हुआ। इन्होंने लॉक एंड की मॉडल कब प्रपोज किया? 1890 में, 1890। ओके मेरे बेटे, अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल द एक्टिव साइट इज, अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल के ये है कि जिस तरह एक की एक ही लॉक को ओपन करती है,
इसी तरीके से एक एंजाइम एक ही सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। और जिस तरीके से ये लॉक और की जगह जो रिजिड होती है, ऐसे ही एक्टिव साइट भी एक रिजिड स्ट्रक्चर होती है। यानी लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइट एक रिजिड स्ट्रक्चर है, फ्लेक्सिबल नहीं है। बाद में इंड्यूस फिट मॉडल में मेंशन किया गया कि ये रिजिड नहीं होती बल्कि फ्लेक्सिबल होती है। 3 मरतबा ये भी बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। इंड्यूस फिट मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय कोशलैंड, ये भी अच्छे तरीके से ध्यान में रहना चाहिए। क्लियर मेरे बेटे? अगला एमसीक्यू देखिए जी, फैसलाबाद बोर्ड 2015 में आया है। 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन इज डेफिनेटली एंजाइम्स। एंजाइम्स आर 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ओके मेरे बेटे, इन एमसीक्यूज को बहुत अच्छे तरीके से जहन में रख लें। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन, ये आपके टॉपिक में सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, तो आगे हम मूव करते हैं इनहिबिटर्स की तरफ। इनहिबिटर्स बेटे, इनहिबिटर्स वो सब्सटेंसेस हैं, वो केमिकल्स हैं जो सबस्ट्रेट की जगह पर एंजाइम के साथ रिएक्ट करते हैं और एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देते हैं या एंजाइम के स्ट्रक्चर को डीनेचर कर देते हैं, जिसके नतीजे में वो एंजाइम कैटालिटिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के काबिल नहीं रहता। बहुत सारे ड्रग्स ऐसे हैं जो इनहिबिटर के तौर पे काम करते हैं, साइनाइड्स, केमिकल्स, बहुत सारे ऐसे हैं जो इनहिबिटर्स के तौर पे काम करते हैं। क्लियर मेरे बेटे? तो जिस तरीके से आपने को फैक्टर उसकी टाइप्स को देखा, इसी तरीके से इनहिबिटर्स के एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने से कबल मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूं इनहिबिटर्स के बारे में कि इनहिबिटर्स क्या हैं। तो सबसे पहले इनहिबिटर्स के बारे में ये ज़हन में रखो कि इनहिबिटर्स वो सब्सटेंसेस, वो केमिकल्स हैं जो सबस्ट्रेट की जगह पर एंजाइम के साथ रिएक्ट करते हैं और एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देते हैं, एंजाइम की शेप को डीनेचर कर देते हैं। और इसके एग्जांपल्स क्या हैं? एंटीबॉडीज हैं, ड्रग्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, साइनाइड्स हैं। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ इनहिबिटर्स। तो इनहिबिटर्स की बेसिकली ब्रॉड लेवल पर 2 टाइप्स हैं, इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स और रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स ऐसे इनहिबिटर्स जिनके इफेक्ट को रिवर्स नहीं किया जा सकता, कैंसल आउट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये इनहिबिटर एंजाइम की एक्टिव साइट पर जाकर कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, मजबूती से जुड़ जाते हैं। दे ऑक्यूपाई एक्टिव साइट बाय फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड्स, यानी एक्टिव साइट पर जाकर बहुत मजबूती से जुड़ जाते हैं, फिर सबस्ट्रेट आकर वहां अटैच नहीं हो सकता। इस तरह एंजाइम अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के काबिल नहीं रहता। तो इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स एक्टिव साइट पर जाकर कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं और इस तरीके से दे ब्लॉक द एक्टिव साइट, दे डिस्ट्रॉय द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। और जब एंजाइम की ग्लोबुलर शेप डीनेचर हो जाए, उस वक्त एंजाइम काम करने के काबिल नहीं रहता। तो इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स के बारे में ये 3 पॉइंट्स आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। क्लियर? अब हम मूव करते हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर्स की तरफ। इरिवर्सिबल की निस्बत रिवर्सिबल, रिवर्सिबल यानी जिनको रिवर्स किया जा सकता है, जिनके इफेक्ट को कैंसिल किया जा सकता है। क्यों? बिकॉज दे फॉर्म वीक लिंकेज विद एंजाइम, यानी वो इनहिबिटर्स जो एंजाइम के साथ वीक लिंकेज बनाते हैं, उन्हें रिवर्सिबल इनहिबिटर्स कहा जाता है। क्लियर? देयर इफेक्ट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, चूंकि इनके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, दैट्स व्हाई दीज इनहिबिटर्स आर नोन एज रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। रिवर्सिबल इनहिबिटर्स की फर्दर 2 टाइप्स है मेरे बेटे, कंपेटिटिव इनहिबिटर्स और नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर्स। देखिए नाम से आपको पता चल रहा है, कंपेटिटिव यानी ये कंपीट करेंगे, नॉन कंपेटिटिव यानी ये कंपीट नहीं करेंगे। अब ये इनहिबिटर्स किसके साथ कंपीट करेंगे और किसके साथ नहीं करेंगे? इनहिबिटर्स मैंने पहले डेफिनेशन में बताया, ये एंजाइम के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्लेस ऑफ सबस्ट्रेट,
यानी जहां पर सबस्ट्रेट ने रिएक्ट करना होता है उसकी बजाय इनहिबिटर रिएक्ट करते हैं। तो ये किसके साथ कंपीट कर रहे हैं? सबस्ट्रेट के साथ। सो कंपेटिटिव इनहिबिटर सबस्ट्रेट के साथ कंपीट करते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी। यानी कंपेटिटिव इनहिबिटर की सबस्ट्रेट के साथ स्ट्रक्चर मिलती जुलती है, जिसकी वजह से एंजाइम की बाइंडिंग साइट धोखा खा जाती है। बाइंडिंग साइट एग्जैक्टली रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती कि ये ओरिजिनल सबस्ट्रेट है या इनहिबिटर है। क्यों? क्योंकि दोनों की शेप मिल रही होती है। तो एक जैसी शेप की वजह से बाइंडिंग साइट धोखा खा जाती है और इनहिबिटर आकर बाइंडिंग साइट के साथ जुड़ जाते हैं। So competitive inhibitors have structural similarity with substrate. They may be selected by enzyme. यानी एंजाइम की बाइंडिंग साइट उन्हें सिलेक्ट तो कर लेती है, लेकिन ये कैटालिटिक साइट को एक्टिवेट नहीं कर सकते। और जब तक कैटालिटिक साइट एक्टिवेट नहीं होगी तो ये इनहिबिटर प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकते, क्योंकि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना कैटालिटिक साइट का काम है। क्लियर? अब इस डायग्राम को देखिए। अब ये सबस्ट्रेट है, इसने यहां पर एक्टिव साइट पर आकर अटैच होना था, लेकिन यहां पर पहले से इनहिबिटर एक्टिव साइट पर आकर अटैच है। जब ये अटैच है तो सबस्ट्रेट यहां आके अटैच नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है एंजाइम काम करने के काबिल नहीं रहेगा। तो इस तरह के इनहिबिटर को कंपेटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। क्लियर मेरे बेटे? उसके बाद देखिए जी, नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर। देखो, नॉन कंपेटिटिव यानी इनका इस तरह का कोई कंपटीशन नहीं होगा सबस्ट्रेट के साथ। क्यों? बिकॉज दे फॉर्म एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स एट ए पॉइंट अदर देन एक्टिव साइट। ये देखें, ये एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन रहा है। अब ये जो इनहिबिटर आकर अटैच हो रहा है, ये एक्टिव साइट पे अटैच नहीं हो रहा, बल्कि ये किसी और जगह पर अदर देन एक्टिव साइट पर आकर अटैच हो रहा है। लेकिन जो ही ये एंजाइम के साथ आकर अटैच हुआ, इसने एंजाइम की स्ट्रक्चर को डीनेचर कर दिया। जब एंजाइम की स्ट्रक्चर डीनेचर होगी तो फिर भी सबस्ट्रेट यहां पर अटैच नहीं हो सकेगा। तो इस तरीके से भी एंजाइम काम करने के काबिल नहीं रहेगा। अब ये जो इनहिबिटर है, इस इनहिबिटर ने इस सबस्ट्रेट के साथ कंपीट नहीं किया, तो इसलिए इसको नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। क्लियर है मेरे बेटे? मैं फिर आपको रिवाइज करवा रहा हूं। इनहिबिटर वो सब्सटेंसेस होते हैं जो सबस्ट्रेट की जगह पर एंजाइम के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते और एंजाइम की एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देते हैं। इनकी दो बड़ी टाइप्स हैं, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। रिवर्सिबल की फर्दर दो टाइप्स हैं, कंपेटिटिव और नॉन कंपेटिटिव। कंपेटिटिव इनहिबिटर की जो एग्जांपल आपकी किताब में दी गई है वो ये है, इसको गौर से देखें। ये एंजाइम है जी सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। इस एंजाइम का नाम अच्छे तरीके से ध्यान में रख लो, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। ये क्या करता है? ये सक्सिनिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट करता है। इस एंजाइम का क्या काम है? यानी इसका सबस्ट्रेट सक्सिनेट है, सक्सिनिक एसिड, और इसकी जो प्रोडक्ट है वो फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमरेट है। तो ये अच्छे तरीके से ध्यान में रख लो, आगे एमसीक्यूज आएंगे कि सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज का सबस्ट्रेट कौन सा है? सक्सिनेट यानी सक्सिनिक एसिड, और इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनती है वो है फ्यूमरेट यानी फ्यूमेरिक एसिड। लेकिन ये सक्सिनेट जो सबस्ट्रेट है, इसी से मिलता जुलता एक और सब्सटेंस है मेलोनिक एसिड, मेलोनेट। इसकी शेप सक्सिनेट से मिलती जुलती है। इट हैज स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विद सक्सिनेट। चूंकि स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है और ये आकर एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देता है, तो ये भला कौन सा इनहिबिटर होगा? क्योंकि स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है, तो ये कंपेटिटिव इनहिबिटर है। सो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज में जो इनहिबिटर सक्सिनेट की जगह पर आकर अटैच होता है, उस इनहिबिटर का नाम है मेलोनिक एसिड या मेलोनेट। तो ये डायग्राम अच्छी तरीके से ध्यान में रख लें, आगे एमसीक्यूज आने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं जी एमसीक्यूज। इनहिबिटर्स का आपने ओवरव्यू देख लिया,
अब आप इसके एमसीक्यूज देखिए। द कंपेटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सीनिक एसिड, यानी कि सक्सीनेट का कंपेटिटिव इनहिबिटर कौन सा है? ये देखें मेलोनेट यानी मेलोनिक एसिड, ऑप्शन बी दुरुस्त हुआ। इसको बहुत अच्छे तरीके से देखने, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। गुजरांवाला बोर्ड 2017 में ये एमसीक्यूज आ चुका है। अगला एमसीक्यू देखिए जी, आजाद जम्मू कश्मीर बोर्ड 2019 में आया है। द प्रोडक्ट ऑफ सक्सीनिक एसिड बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम, यानी इस एंजाइम की वजह से सक्सीनिक एसिड जो सबस्ट्रेट था ये कौन सी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ? फ्यूमरेट यानी फ्यूमेरिक एसिड, ऑप्शन ए दुरुस्त हुआ। क्लियर मेरे बेटे? आगे देखिए जी, मुल्तान बोर्ड 2017 में यह क्वेश्चन आया है। द इनहिबिटर विच मे डिस्ट्रॉय द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, ये देखा आपने, यानी वो इनहिबिटर विच रिएक्ट विद एंजाइम अदर देन एक्टिव साइट्स, उसको क्या बोलते हैं? नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर, क्योंकि ये सबस्ट्रेट के साथ कंपीट नहीं कर रहा, ये किसी और जगह पर एक्टिव साइट के अलावा किसी और जगह पर अटैच होता है और इसकी ग्लोबुलर शेप को डिस्ट्रॉय कर देता है, डीनेचर कर देता है। तो ऐसे इनहिबिटर को नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। आपका ऑप्शन बी दुरुस्त हुआ। क्लियर? अगला एमसीक्यू देखिए मेरे बेटे, गुजरांवाला बोर्ड 2018, लाहौर बोर्ड 2015 में आ चुका है। पॉइजन्स लाइक साइनाइड्स आर एग्जांपल्स ऑफ, जो आपने पहले देखा, मैंने आपको बताया कि ये इनहिबिटर्स की एग्जांपल्स हैं। किसकी? इनहिबिटर्स। पॉइजन्स लाइक साइनाइड्स आर एग्जांपल्स ऑफ इनहिबिटर्स, आपका ऑप्शन सी दुरुस्त हुआ। आगे देखें जी, मुल्तान बोर्ड 2019 में यह क्वेश्चन आया है। irreversible inhibitors form which bonds with active sites? irreversible inhibitors मैंने पहले बताया था, irreversible inhibitors एक्टिव साइट पर कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं। तो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। तो आपका ऑप्शन बी दुरुस्त हुआ। बेटे अगर आपने चैप्टर 3 के ये सारे एमसीक्यूज कर लिए, मैं आपको गारंटी देता हूं इस चैप्टर में से कोई भी एमसीक्यू आएगा, जिस तरह से भी आएगा, आप आसानी से उसको अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो अगर आपने थोड़ी बहुत गफलत की, बड़ी तवज्जो के साथ इसको दोबारा सुनिए और इनके सारे एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से ज़हन में रख लें। अल्लाह ताला आपको ढेरों कामयाबियों से नवाजे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा मेरे बेटे। अल्लाह हाफिज।